हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 में फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें नहीं होंगी। जैसे देखिए, यहाँ पे दो चीजें पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है एनाटॉमी और दूसरा पढ़ना है फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और ये क्या कहते हैं कि काइनेसियोलॉजी क्या क्या होते हैं स्पोर्ट्स में, इन सबको मतलब को समझेंगे। तो जैसा कि हमें पता है एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना एनाटॉमी होता है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, उन बॉडी पार्ट्स के बारे में, वो आपस में कैसे फंक्शन करते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ना। काइनेसियोलॉजी, ये सारी चीजें अब हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि एनाटॉमी क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है एनाटॉमी का। एनाटॉमी में क्या लिखा हुआ है कि एनाटॉमी इज अ साइंस। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनाटॉमी क्या होता है, एक साइंस है जो किसके साथ में, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। हाँ, और क्या कहते हैं कि क्या उसके बीच में रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। हमें पता है एनो एनाटॉमी जो होता है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जहाँ पे एनो का मतलब क्या है, एनो का मतलब होता है पार्ट होता है। एनो का मतलब क्या होता है, अपार्ट। ठीक है, एनो का मतलब होता है अपार्ट, और क्या कहते हैं टॉमी का मतलब होता है कट। हाँ, यानी कि एनाटॉमी का मतलब हो गया कि डाइसेक्शन। डाइसेक्शन मतलब होता है पार्ट पार्ट्स में कट कर देना। ठीक है, डाइसेक्शन का मतलब होता है पार्ट पार्ट में कट कर देना। इट कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी लर्न बाय डाइसेक्शन। यानी कि अगर हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पढ़ना शुरू करें, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे हमने बताया कि कहते हैं कि किसी भी चीज का शेप कैसा है, किसी भी बॉडी पार्ट का शेप जैसा भी है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है, शेप के बारे में पढ़ना है, साइज के बारे में पढ़ना है। किसको पढ़ना पड़ेगा, हमें एनाटॉमी को। ओके, तो आपको ये इतना बात समझ लेते हैं आगे। एनाटॉमी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। एनाटॉमी को और कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं। एक होता है ग्रॉस या मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज लेवल, ग्रॉस का मतलब टोटल, यानी कि यही समझ लेना दोनों। ग्रॉस एनाटोमी, ग्रॉस एनाटोमी का मतलब होता है जब लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि इसमें तुम्हें किसी, क्या कहते हैं कि उसको मैग्निफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जूम नहीं करना पड़ेगा, ये सारी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। फिर उसके बाद में हम्म फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो, हाँ, इट डील्स विद द लार्ज बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, बोन्स हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है तो, हाँ, इन सब के बारे में पढ़ना है तो क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे कि कहते हैं कि, हाँ, हार्ट के बारे में पढ़ना है, लंग्स के बारे में, बोन्स के बारे में, तीनों बोला जाएगा मैक्रो एनाटॉमी, मैक्रो एनाटॉमी। ओके, मैक्रो एनाटॉमी। और फिर उसके बाद में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक में जिसमें क्या होता है, आपको क्या कहते हैं कि नेक डाइट से नहीं पढ़ सकते, नेक डाइट से उसके बारे में नहीं जान सकते, तो उसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप वगैरह वगैरह का यूज करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ग्रॉस एनाटॉमी को भी आगे डिवाइड किया गया, ग्रॉस एनाटॉमी को भी तो आगे डिवाइड किए गए। ग्रॉस, एक मिनट। ग्रॉस एनाटॉमी को दो प्रकार में डिवाइड, तीन प्रकार में डिवाइड किए गए। एक का नाम है सिस्टमैटिक एनाटॉमी। सिस्टमैटिक एनाटॉमी का मतलब होता है कि इट इज अ स्टडी ऑफ वर्किंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, डिस्क्रीट का मतलब हो गया अलग अलग। ठीक है, इट इज अ स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर एंड परफॉर्म अ यूनिक बॉडी फंक्शन। जैसे कि कहते हैं कि एक एग्जांपल यहाँ पे बताया है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, जो मस्कुलर सिस्टम का काम कैसे होता है। हाँ, जिसमें क्या कहते हैं कि पूरा पूरा मसल्स होते हैं, मस्कुलर सिस्टम की बात करता हूँ, पूरे पूरे मसल्स हो जाते हैं, तो इन्हीं को बोला गया सिस्टमैटिक एनाटॉमी। ठीक है, सिस्टमैटिक एनाटॉमी में क्या होता है कि एक पूरे पूरे बॉडी को लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरे पूरे सिस्टम को इंक्लूड कर लिया जाएगा। फिर अगला आता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी कौन से होते हैं, हाँ, रीजनल एनाटॉमी कौन से होते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेसिफिक बॉडी रीजन। मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर बॉडी रीजन में क्या कहते हैं कि जितना भी इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दो बॉडी की पार्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है।
ठीक है। रीजनल एनाटॉमी हेल्प्स अस टू अप्रिशिएट द इंटररिलेशनशिप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर सच एज हाउ मसल्स एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इन सब के बीच में आपस में ये कैसे काम कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बॉडी के पर्टिकुलर रीजन में ये सब कैसे काम कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ बताया गया है, द स्टडी ऑफ एन, अगर मान लीजिए कि आपके पेट के बारे में या किसी के भी पेट के बारे में पढ़ना है। हाँ, पेट के बारे में मतलब कि यहाँ पे एब्डोमेन लिखा होगा, एब्डोमेन, एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। अब इसके बारे में पढ़ना है तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी चीजें काम कर रही होंगी, जितने भी वो कोई भी ऑर्गन्स हो, कोई भी ब्लड वेसल्स हो, जितने भी बॉडी पार्ट्स के मतलब यहाँ पे काम कर रहे होंगे उनके बारे में पढ़ना है, दैट इज नोन एज रीजनल एनाटॉमी। अब जैसे किसी के लंग्स के बारे में पढ़ना है तो लंग्स के आसपास में जितना भी एरिया में जो भी सारी चीजें चल रही होंगी उनको बोला जाएगा रीजनल एनाटॉमी। ओके, तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई। फिर अगला आता है सरफेस एनाटॉमी। अभी क्या आता है सरफेस एनाटॉमी में, दिस इज द स्टडी ऑफ द external features of the body, like bony projections of the body, which acts landmark and help us to locate other deeper structure, जैसे स्किन हो गया, नेल्स हो गया, हेयर, इन सबको देखो ये सब ऊपर से ही हमें दिखाई देते हैं, सरफेस मतलब कि सरफेस ऑफ द बॉडी पे है, ठीक है। दिस इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से ही दिखाई दे रहे हो, देखो नाखून होता है और क्या कहते हैं ये सब, इनमें कोई ये सब बाहर से ही हमें समझ में आ जाते हैं, तो इनके बारे में स्टडी करना। ओके, तो ये ग्रॉस एनाटॉमी के एग्जांपल्स हो गए, ये हमारी बात समझ में आई। अगला आता है माइक्रो, माइक्रो एनाटॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्दर। माइक्रो एनाटॉमी में एक साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, सेल्स के बारे में पढ़ना। अब हमें पता है सेल्स के बारे में पढ़ने के लिए जूम करना पड़ता है, इसलिए हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यूज के बारे में पढ़ना। हाँ, टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर अब अगला आता है फिजियोलॉजी। देखो एनाटॉमी में हमने इतनी सारी बातें सीख ली, समझ ली क्या क्या है। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हम फंक्शंस के बारे में पढ़ें। फंक्शंस जैसा कि हमने पहले भी एग्जांपल बता रखा है कि अगर मान लो कि क्या कहते हैं कि लंग्स के साइज के बारे में पढ़ रहे हैं, लंग्स के क्या कहते हैं कि साइज के बारे में पढ़ रहे हैं, लंग्स का वेट के बारे में पढ़ रहे हैं, लंग्स के शेप के बारे में पढ़ रहे हैं, तब क्या होगा, वो क्या होगा, तब वो एनाटॉमी होगा। लेकिन लंग्स का फंक्शन क्या है, हार्ट का फंक्शन क्या है, हाँ, एब्डोमेन का फंक्शन क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। ओके, ठीक है। द वर्ड फिजियोलॉजी किससे, ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इसमें ग्रीक वर्ड कौन कौन से हैं, एक का नाम है फिजियो, इसका मतलब होता है नेचर, और लोगियो, लोगियो मतलब होता है कि कहते हैं कि स्टडी, यानी कि हमें इस प्रकार से, हाँ, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन, यानी कि ह्यूमन बॉडी को पढ़ो और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ो, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, क्या, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ना भी क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी होगी। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब फिजियोलॉजी को क्या कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं कुछ सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक हो गया सेलुलर। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जैसे इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में केवल और केवल इंसान के बारे में पढ़ी। सेलुलर एंड सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी, ये सेलुलर फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शन ऑफ सेल्स, और सिस्टमैटिक में क्या होता है कि सिस्टम, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्लड बॉडी सिस्टम। देखो पूरा एक सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ चीज, ठीक है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुपिंग। तो यहाँ पे जब हम केवल और केवल सेल के बारे में पढ़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सेलुलर फिजियोलॉजी। और जब पूरे बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसे सिस्टमैटिक फिजियोलॉजी। और जब किसी इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो उसे बोलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, तो यहाँ तक आप बात को समझ में आ गया। अब आगे आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बताओ, इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी की, इंपॉर्टेंस ऑफ, तो देखो ये क्या करता है, फिजिकल फिटनेस को समझने में सहायता, हेल्प इन फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस को समझने में सहायता करता है। और दूसरा चीज, प्रोवाइड्स, है, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर। आपको क्या कहते हैं, एनाटॉमी या फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं तो आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि इनहेंसेस द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, यानी कि आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो सही से कहीं पे। तो ये सारी चीज हेल्प इन द मेंटेनिंग द हेल्थ इन बॉडी, बॉडी को हेल्थी बनाने रखने में हेल्प करता है। प्रोजेक्ट्स, हाँ, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्पोर्ट इंजरीज। अब हमें पता है कि क्या कहते हैं स्पोर्ट इंजरीज से हमें ये बचा सकता है, कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो हेल्प टू नो अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर मान लो कि जैसे किसी को कहते हैं कि
कोई अगर मान लो कि किसी के बाद में डिसेबिलिटी है, यानी कि कोई, हाँ, कोई विकलांग है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं कि किसी के पास में डिसेबिलिटी है, यानी कि वो दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, या किसी का, तो ये डिफरेंसेस को हम समझ सकते हैं। हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ गेम्स, और हम कौन से गेम में प्रो हैं ये भी समझा जा सकता है। अब देखते हैं सबसे पहला, हेल्प्स इन फिजिकल फिटनेस। ये क्या करता है, अगर हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर, हमने अपने बॉडी के एनाटॉमी और अपने बॉडी के फिजियोलॉजी के बारे में जान लिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये पता चल सकता है कि हम किस गेम को खेल सकते हैं और कैसे खेल सकते हैं। ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, कि कौन सा गेम हम कैसे खेल सकते हैं, जैसे ना, बिल्डिंग म्यूजिक, मसल स्ट्रेंथ, अगर मसल आपका अच्छा है तो क्या कहते हैं कि आप हो सकता है कि क्या कहते हैं कि वो वेट लिफ्टिंग में भी जा सकते हो, कुश्ती में भी जा सकते हो, ये डिपेंड करता है ना कि कैसा आपका मसल है क्या नहीं, तो इन सब चीजों से पता चलता है। प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में भी ना ये हेल्प करता है, बता देता है, क्योंकि आपने पढ़ा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड क्या कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर हम इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, डिजाइनिंग, देखो, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द मूवमेंट एंड जॉइंट्स, हमें पता है कि हमारा शोल्डर रोटेशन कैसा हो रहा है, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, हमारा शोल्डर काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, उस हिसाब से हम अपने आप को क्या कर सकते हैं कि अपने गेम को सुधार सकते हैं, और साथ में अपने बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। फिर अगला आ रहा है, प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो देखो क्या होता है कि हर एक ऑर्गन्स के बारे में ये क्या कहते हैं कि हमें बातें बता देता है, कौन बता देता है, एनाटॉमी। ठीक है, हाँ, नॉलेज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द वेरियस बॉडी सिस्टम्स लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर एक सिस्टम के, बॉडी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में क्या कहते हैं कि ये बता देता है, कौन बता देता है हमें, क्या कहते हैं कि एनाटॉमी और फिजिकल फिजियोलॉजी। हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ गेम्स, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको ये पता होगा कि आपको कौन सा, अब आपके बॉडी के हिसाब से, आपके मतलब मसल के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपके किस गेम में जाना चाहिए। अगर आपका बॉडी मसल बेस्ट है तो क्या कहते हैं कि आप बड़ी आसानी से वेट लिफ्टिंग में जा सकते हो। अगर आपके क्या कहते हैं कि दौड़ने की क्षमता अच्छी है तो आप जा करके बास्केटबॉल बॉल में जा सकते हो। तो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके हाथ तो पैर कैसे काम करें। ओके, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरीज, अब हमें पता होता है कि हाँ, इंजरीज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स सच एज स्प्रेन, हाँ, कंट्यूशन, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स आर फेयरली कॉमन। जब कोई दौड़ता रहता है, अचानक से गिर गया तो उसकी बॉडी, हो सकता है कि जॉइंट डिसलोकेट हो गए, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज डिजाइन टू इंश्योर, हाँ, तो अब क्या होता है कि इसी के बेसिस पे कि हमें पता है कि कहाँ पे कौन से क्या कहते हैं जॉइंट्स है, कहाँ पे कौन से सबसे ज्यादा, मतलब जैसे अगर हम दौड़ते रहते हैं तो हमें पता है घुटनों पे चोट लगने के ज्यादा चांसेस है, या हम बाइक चलाते रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे घुटनों पे लगने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसी हिसाब से, या सर पे लगने के चांसेस ज्यादा है, तो उसी हिसाब से देखो हेलमेट बना दिए गए। तो यानी कि अगर हमें बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाए और हमें ये भी पता हो कि कौन सा बॉडी पार्ट्स क्या कहते हैं कि ज्यादा खतरे के वो है कारण, खतरे से किसको बॉडी पार्ट्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उस हिसाब से भी क्या कहते हैं कि हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंजरीज आर कॉमन एंड नेचुरल ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड। अब क्या कहते हैं कि अगर आप दौड़ने जाते हो, खेलने जाते हो, तो इंजरी तो होना तो ना नॉर्मल सी बात है। नॉलेज ऑफ द लिगामेंट्स, हमें लिगामेंट्स के बारे में पता हो, टेंडन्स के बारे में पता हो, मसल हेल्थ, तो इन सब के बारे में पता हो तो हम अपने बॉडी को सही कर सकते हैं अपने, मतलब हाँ, रिहेबिलिटेशन, हेल्प्स इन द रिहेबिलिटेशन फ्रॉम द इंजरी, यानी कि इंजरी से उबरने में हमारी ये सहायता करता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब है उबरना, ठीक है, इंजरीज से बाहर निकलना, तो इनसे इंजरीज से बाहर निकलने में सहायता कौन करता है हमारी, यही कि हमें अपने बॉडी की फिजियोलॉजी और हमें अपने बॉडी की एनाटॉमी पता हो। हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द हेल्दी बॉडी, अब हमें पता है कि हाँ, कि हमारे बॉडी को क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सी चीजें चाहिए, हाँ, कैसा बॉडी का फंक्शन है, अडॉप्ट गुड सेफ और हेल्थी यूज ऑफ द बॉडी, और हमें अपने बॉडी को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, कितना दौड़ना है, कितना नहीं दौड़ना है, ये सारी चीजें पता होगी, तो ये सब सारी चीजें पता होंगी तो हम बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को मेंटेन करके। ओके, अगला, हेल्प्स टू द लर्न अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हमें पता है कि जैसे, हाँ, किसी को क्या कहते हैं कि कोई होता है कि जैसे क्या कहते हैं कि जैवलिन को बहुत दूर फेंक लेगा, कोई क्या कहते हैं कि बॉल को भाई
किसी को क्रिकेट खेलना मतलब कि सही लग रहा है तो वो क्रिकेट खेल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है कि मेल फीमेल, देखो मेल फीमेल के बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं, हाँ। तो इनके इसे कुछ स्पोर्ट्स में भी कुछ अलग अलग होंगे, कुछ रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होंगी। तो इन सब बेसिस पे क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जा सकता है। ओके, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला आता है काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी क्या होता है? तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि have you ever wondered that what makes you physical activity as simple routine as working possible? The fact is that even such a simple movements require an intricate coordination of muscles, ligaments and joints. यानी कि जितना भी हमारा जो सिंपल मूवमेंट्स होता है उसमें तीन, यहाँ ट्रिकेट का मतलब होता है तीन, ठीक है। सिंपल मूवमेंट्स भी होते हैं, सिंपल मूवमेंट्स के लिए भी हमें कितने चीजों की जरूरत पड़ती है? हाँ, सिंपल मूवमेंट्स के लिए भी तीन चीजों का वो होता है, जैसे लिगामेंट होता है, जॉइंट होता है, और क्या कहते हैं मसल। इन तीनों चीजों का जरूरत पड़ता है। अगर सिंपल मूवमेंट के लिए भी इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन की काइनेसियोलॉजी क्या होता है, काइनेसियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखो काइनेसियोलॉजी क्या होता है। द टर्म काइनेसियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है, या मोशन होता है। और लोगियो का मतलब होता है स्टडी, यानी कि द स्टडी ऑफ मोशन इज नोन एज क्या, द स्टडी ऑफ बॉडीली मूवमेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ बॉडीली मूवमेंट इज नोन एज, इसी के क्या कहा जाता है, काइनेसियोलॉजी बोलोगे, क्या बोलोगे, काइनेसियोलॉजी। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। दस काइनेसियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड, यानी कि ह्यूमन और नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, किसी भी बॉडी मूवमेंट्स को पढ़ना है तो उसे बोल दे देंगे काइनेसियोलॉजी। ओके, क्या, द स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, या हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी मूवमेंट हो सकता है या नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट हो जाए, किसी का भी होगा, इसी को बोल देते हैं काइनेसियोलॉजी। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको। अब यानी कि कुल मिलाकर के काइनेसियोलॉजी क्या होता है कि फिजियोलॉजी और काइनेसियोलॉजी किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बना देता है। काइनेसियोलॉजी जो होता है वो एनाटॉमी, एनाटॉमी एंड एंड फिजियोलॉजी, इन दोनों में क्या कहते हैं कि रिलेशन बना देता है। हाँ, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कौन बताता है, काइनेसियोलॉजी। ओके, काइनेसियोलॉजी। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से समझते हैं कि इट इज एन एनालिसिस ऑफ ह्यूमन मोशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी कि ह्यूमन मोशन को किसके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे बताना, इसको काइनेसियोलॉजी होता है। जैसे बायोमैकेनिक्स, मस्कुलर सिस्टम ऑफ एन एटॉमी एंड न्यूरो मस्कुलर, हाँ, न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में हमें समझना है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है, पेपर में पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेसियोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेसियोलॉजी। तो देखो द मेन फंक्शन, द मेन फोकस ऑफ काइनेसियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ह्यूमन मूवमेंट। ह्यूमन मूवमेंट के देखो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को समझना है, मतलब कोई कैसे चल रहा है तो चल कैसे रहा है, कोई दौड़ रहा है तो कैसे दौड़ रहा है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। ओके, क्या समझना है, सबसे पहला पॉइंट, द मेन फोकस ऑफ काइनेसियोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि ह्यूमन मूवमेंट को से रिलेटेड अगर हमें क्या कहते हैं कि जो मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है उनको समझना है, किसी को बोला जाएगा, इसका एक इंपॉर्टेंस है। दूसरा, काइनेसियोलॉजी अप्लाइज साइंसेस लाइक बायोमैकेनिक्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब चीजों को हमें बेटर अंडरस्टैंड करने में सहायता करता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, ह्यूमन बॉडी का प्रत्येक मतलब हर एक बॉडी पार्ट कैसे काम कर रहे हैं, इन सबको उसको समझना है तो काइनेसियोलॉजी। काइनेसियोलॉजी क्या, एंड फिजिकल एजुकेशन स्टडी द रोल ऑफ एक्सरसाइज, हाँ, फिजिकल मूवमेंट इन स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में भी सहायता करता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ह्यूमन हेल्थ को भी सहायता को समझने में भी सहायता करता है, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायता करता है, ये सारी चीजें लिखेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ये सारी बातें हम लिख सकते हैं यहाँ। इतना बात समझ में आ गया। फिर अगला आता है, अब अगला क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ,
इट हेल्प्स इन टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ह्यूमन स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या क्या रिलेशन, ह्यूमन स्ट्रक्चर की मतलब ह्यूमन का स्ट्रक्चर ऐसा है और हर एक बॉडी पार्ट का फंक्शन क्या है, इन सबको समझने में भी हेल्प कौन करता है, काइनेसियोलॉजी। इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एथलेटिक ट्रेनर। अब देखो हु कैन देन ट्राई टू प्रिवेंट एथलीट्स फ्रॉम सफरिंग इंजरीज। देखो हमें पता है कि कहते हैं कि अगर कोई गेम खेलता रहे, अब लगातार खेलता रहे उसकी बॉडी, अब तो लेकिन उसको पता है होना चाहिए कितना किसी भी गेम को खेलना है और कितना प्रेशर रखना है कितना। अब मान लो कोई वेट लिफ्टिंग वाला है और वो वेट लिफ्टिंग 100 केजी का कर सकता है, लेकिन वो 150 केजी को उठाने की कोशिश करेगा तो उसकी हड्डियां टूट जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें पता, ये सब बड़े आसानी से पता हो सकती हैं अगर क्या कहते हैं कि कोई भी पर्सन क्या कहते हैं कि एडिक्वेट नॉलेज रखेगा काइनेसियोलॉजी की सहायता से, तो ये सब में बचा जा सकता है। अगला आता है इट प्रोवाइड्स नॉलेज रिगार्डिंग द इफिशिएंट मूवमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ डेली लिविंग। इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को भी सहायता कर सकता है, इसको भी समझने में सहायता कर सकता है। द स्टडी ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन में भी यूज इन द बेसिस फॉर वेराइटी ऑफ करियर्स, जैसे क्या कहते हैं कि जिम इंस्ट्रक्शंस कोचेस, इन सब के करियर्स में भी हम यूज कर सकते हैं एज। तो ये सारी बातें आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बारे में, द साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कौन सा, स्ट्रक्चर के बारे में कौन बात कर रहा था, यही तो बात कर रहा था, एनाटॉमी। हाँ, स्ट्रक्चर के बारे में। द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स के बारे में कौन बता रहा है इन चारों में से, काइनेसियोलॉजी। हाँ, बॉडी मूवमेंट्स के बारे में कौन बता रहा है, काइनेसियोलॉजी। फिर अगला आ रहा है द स्टडी ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट, लंग्स एंड बोन्स इज नोन एज। हाँ, तो इसे बोला जाएगा सिस्टमैटिक एनाटॉमी। क्या बोला जाता है इसे, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। द एथलीट हु हैज ग्रेटर डोमिनेंस इन स्लो पिच मसल, हाँ, फाइब्रेस। आप क्या कहते हैं कि स्लो पिच मसल फाइब्रेस, तो ये क्या होगा, ये कहते हैं कि ये दौड़ने वाला होगा स्प्रिंटर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, तो देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, मसल फाइबर दैट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली स्पेशली ड्यूरिंग द सस्टेन्ड फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर एंड्योरेंस सच एज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। जब कोई दो बहुत तेज से दौड़ रहा होगा, देखो एक होता है, दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं और एक होता है स्लो ट्विच फाइबर। ऐसे मसल फाइबर दैट कॉन्ट्रैक्ट क्विकली स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीफ हाई इंटेंसिटी, हाँ, हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटीज होगी, जैसे कि कहते हैं कि स्प्रिंटिंग, तो उसे फास्ट ट्विच फाइबर, हाँ, फास्ट ट्विच फाइबर। और स्लो क्या होता है कि स्लो में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए होता है, स्लो ट्विच के लिए क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए होता है। ओके, तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्लोएटिक फाइबर्स होता है और एक होता है, याद कर लो, मसल फाइबर्स कितने टाइप, मसल फाइबर्स कितने टाइप के, दो टाइप्स की। स्लो ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर्स किस लिए काम आएंगे, ये आएंगे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। और क्या कहते हैं कि एक होता है फास्ट ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर। अब ये क्या होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर किस लिए यूज किए जाते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर जो होते हैं ये होते हैं कि इसमें मतलब कि ये मसल्स जो होंगे ये क्या कहते हैं कि स्प्रिंटर, जो बहुत तेजी से दौड़ने वाले होंगे, ज्यादा देर नहीं, 100 मीटर 200 मीटर दौड़ने वाले, ठीक है। फास्ट ट्विच फाइबर्स ऑल्सो कॉल्ड टाइप टू फाइबर्स। फास्ट ट्विच, हाँ सुनिए, फास्ट ट्विच फाइबर्स को क्या बोला जाता है, टाइप टू फाइबर्स बोला जाता है, ये भी ध्यान रख लो। फास्ट ट्विच फाइबर्स जो होते हैं उन्हें क्या बोला गया, टाइप टू फाइबर्स बोला गया। मेन सोर्स ऑफ द मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ में। अब फास्ट ट्विच फाइबर्स आर एबल टू प्रोड्यूस मोर फोर्स बट दे फैटिक मच फास्टर देन स्लो ट्विच, यानी कि ये क्या कहते हैं कि जल्दी थकान ला देता है,
जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो जल्दी क्या कहते हैं, थक जाते हैं। स्लो ट्विच जो होते हैं ये टाइप 1 फाइबर होते हैं। स्लो ट्विच जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइप 1 फाइबर्स, मेनली यूज्ड फॉर द मस्कुलर एंड्योरेंस। ये क्या कहते हैं कि इनकी सहन शक्ति ज्यादा होती है, मस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट मोर स्लोली। यानी कि देखो, जो फास्ट ट्विच हो गए वो जल्दी स्लो, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो। फास्ट ट्विच का मतलब होता है जो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जो जल्दी क्या कहते हैं कि देखो क्या होता है क्विकली, स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीफ हाई इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो जल्दी सिकुड़ जाते हैं, उन्हें बोला जाता है फास्ट ट्विच फाइबर्स या टाइप 2 फाइबर्स। और क्या कहते हैं कि जो स्लो ट्विच होते हैं वो देर में होते हैं, तो नहीं बोला गया, ठीक है। तो जो स्लो ट्विच होंगे, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था हम वहां पे आते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या था, यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये गलत मैंने बता दिया था। यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिखा हुआ है एन एथलीट हु हैज ग्रेटर डोमिनेंस ऑफ स्लो ट्विच मसल फाइबर। स्लो ट्विच मसल फाइबर तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। हाँ ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब देखिए ये चारों क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ये कितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे कि इनके इम्पोर्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनके डिफरेंशिएट, ये सारे अब आप क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं यहाँ तक पढ़ने के बाद में। ओके, अब हम आगे हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारे क्या है, स्केलेटल सिस्टम। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। स्केलेटन का मतलब होता है फ्रेम। हाँ, स्केलेटन, हाँ तो हमारे स्केलेटल सिस्टम में दो चीजें हैं, कार्टिलेज भी है और बोन भी। कार्टिलेज मतलब जो कान की हड्डियां होती है, नाक की हड्डियां होती है, हड्डियां तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कान और ये जो कान और नाक वो जो मुड़ जाते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, कार्टिलेज से बने। बोन्स जो होते हैं वो मुड़ते नहीं है। हाँ, अ ह्यूमन स्केलेटन इज इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो देखिए ये क्या होता है, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि स्केलेटन क्या होता है, डिफाइन स्केलेटन, तो आप बता देंगे इट इज अ ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन इज अ, इट इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। जब आपसे पूछा जाएगा, हाँ, स्केलेटन पूछा जाएगा कि स्केलेटन क्या है, स्केलेटन, तो आप क्या बता सकते हो स्केलेटन क्या होता है भाई। स्केलेटन जो है वो क्या होता है, स्केलेटन जो है वो क्या है, इंटरनल फ्रेमवर्क, इट इज एन, लिख देंगे इट इज एन इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी होता है। आगे अगला आता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 270 बोन्स एट बर्थ। देखो जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें लगभग लगभग 270 बोन्स, फिर उसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है तो उसके लास्ट में क्या कहते हैं कि 213 बोन्स होते हैं। जो चाइल्ड होते हैं उसमें क्या होता है 213, और जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे वो हड्डियां जुड़ती जाती हैं आपस में, तो ये क्या कहते हैं कि वो हो जाते हैं 206। यानी कि एक एडल्ट के अंदर में कितने बोन्स होते हैं, 206। ओके, दिस टोटल डिक्रीजेस टू अराउंड 206। एडल्टहुड होने पे लगभग लगभग कितने हो जाते हैं, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा भी है बोन सम बोन्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि सम बोन्स गेट फ्यूज्ड टुगेदर। फ्यूज्ड टुगेदर मतलब होता है आपस में जुड़ जाती है, फ्यूज का मतलब होता है जुड़ जाना। तो वो जुड़ करके पहले तो लोग 270 रहती है बर्थ के टाइम में, फिर लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती है कि चाइल्ड के टाइम में, मतलब जब चाइल्डहुड होता है 213, फिर उसके बाद में 206 हो जाता है। अब स्केलेटन जो होते हैं वो दो प्रकार के, हाँ स्केलेटन जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक होता है एक्सियल स्केलेटन होता है, हाँ एक्सियल स्केलेटन होता है, और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, ठीक है। स्केलेटन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, इसमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, रिब केज होते हैं, रिब्स, हाँ, और क्या कहते हैं कि स्कल होता है, और क्या कहते हैं कि हाँ एसोसिएटेड बोन्स भी होती है। अगला वही पे क्या कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो अपेंडिकुलर होते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स मतलब होता है जो एक्स्ट्रा जुड़ा होगा, तो ये क्या होता है एक्सियल स्केलेटन में जुड़े होते हैं, ये ऑलरेडी अटैच टू, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वो किसमें अटैच होते हैं, अटैच टू एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे रिब केज के पास में जुड़ा होगा, स्कल के पास में जुड़ा होगा, इट इज अटैच टू एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द, हाँ शोल्डर ग्रेडल, जैसे हमारा शोल्डर जो होता है ये,
पेल्विक ग्रिडल मतलब ये कमर के पास के हिस्सा की बात कर रहा है। अब बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, जो अपर लिम्स मतलब अपर और लोअर लिम्स मतलब हाथ पैर, तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स के जो बोन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। और एक्सियल स्केलेटन आपको समझ में आ गया कि जैसे कि कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और क्या कहते हैं कि रिब केज मतलब ये जो सीना वाला जो पार्ट होता है जो रिब्स बने होते हैं, और स्कल, ये सब की बात कर रहा है, ठीक है। तो इन सब की, और साथ में ही मैंने बताया अपेंडिकुलर मतलब जो एक्स्ट्रा जुड़े होंगे किसमें, स्केलेटन में ही जुड़े। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्केलेटन के फंक्शंस क्या है। तो अब देखो स्केलेटन के फंक्शन क्या होता है, ये भाई ये सपोर्ट देगा, बॉडी को शेप देगा। हाँ, स्केलेटन के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, दिस स्केलेटन सिस्टम, हाँ देखो स्केलेटन सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, शेप, किसी भी बॉडी को शेप देगा। बिल्ली बिल्ली जैसी ही क्यों दिखाई देती है, या इंसान इंसान जैसा ही दिखता है, तो इसका सबका कारण क्या है, उसके उसके स्केलेटन्स काम होते हैं। हाँ, इट अलाउज द बॉडी टू क्रिएट मूवमेंट, यानी कि किसी भी बॉडी का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, किधर भी होगा, और कैसे वो मसल्स काम करते हैं, कौन नहीं काम करते हैं, मतलब बॉडी मूवमेंट को भी कंट्रोल कौन करता है, स्केलेटन, ठीक है। फॉर्मिंग द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी टू विच मसल आर अटैच, मूवमेंट अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब मसल क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो मूवमेंट होता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट और पुल, जब मसल्स क्या होते हैं आपस में खींचते हैं और फिर फैलते हैं, खींचते हैं, पुल और कॉन्ट्रैक्ट जब मसल्स का होता है तब बॉडी मूवमेंट होता है। बोन्स मेकिंग देम क्रिएट मूवमेंट इन द जॉइंट। और बोन्स क्या होते हैं, बोन्स क्या करते हैं कि जॉइंट के थ्रू मूवमेंट करने में सहायता, ठीक है। बोन्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि देखो मसल्स जो होते हैं वो मूवमेंट कैसे कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे मसल्स, और कहते हैं पुल होंगे, पुल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे चलता रहता है, मतलब फैलेंगे सिकुड़ेंगे, फैलेंगे सिकुड़ेंगे। लेकिन वहीं पे क्या कहते हैं कि जो बोन्स होते हैं वो जॉइंट्स में मूवमेंट की सहायता करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्रेन, या ये सब क्या कहते हैं कि ये सब काफी ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट है, तो इनको प्रोटेक्शन भी करता है। यानी कि क्या कहते हैं कि जैसे बाहर से जैसे लंग्स, या क्या कहते हैं कि, और क्या कहते हैं हार्ट की, या क्या कहते हैं कि लंग्स, ब्रेन्स की, इन सब की सहायता, इन सबको प्रोटेक्ट कौन करता है, इन सबको स्केलेटन ही तो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हार्ड सबस्टांस ऑफ द बोन्स आल्सो सर्व एज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। ये क्या होता है कि बहुत सारे मिनरल्स को भी स्टोर करके रखता है, बहुत सारे मिनरल्स को भी स्टोर करता है। ब्लड सेल्स आर आल्सो फॉर्म्ड विद इन द कैविटेशन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के बीच में जो खाली स्थान होंगे ना, हाँ स्केलेटन के बीच में क्या कहते हैं कि खाली स्थान होते हैं, वहां पे ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। तो पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में ये पूछा नहीं जाएगा कि ब्लड में खाली स्थान जो होता है उसमें क्या बनता है, इसमें सिंपल पूछा जाएगा आपसे हेमियोटो, हाँ क्या बोला जाएगा, हिमेटोपोसिस क्या होता है, हिमेटोपोएसिस क्या होता है, ठीक है। हिमेटोपोएसिस, तो हिमेटोपोएसिस का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं कि जो स्केलेटन के बीच में जो खाली स्थान होगी, कैविटी जो हो, उसमें जो ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसे बोला जाता है हिमेटोपोएसिस, ठीक है। हिमेटोपोएसिस क्या होता है ये आपको पता चलेगा, ओके। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट, अब आपको पता होगा ज्वाइंट क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, टेंडन क्या होता है, लिगामेंट। तो देखो इसके बारे में समझते हैं, ज्वाइंट क्या होता है, ठीक है। ज्वाइंट, अ पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स आर कनेक्ट, जहां पे क्या कहते हैं कि दो या दो से अधिक बोन्स कनेक्टेड हो, और क्या कहते हैं कि वो उनको परमिट भी करते हो मूवमेंट के लिए। क्या, एक पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं बोन्स कनेक्टेड हो, और साथ में ही क्या कहते हैं कि वो क्या हो, परमिट करते हो उनको मूवमेंट के लिए, परमिट करते हो मूवमेंट के लिए, मतलब वो उनको घूमने चलने में, तो उसे कहते हैं ज्वाइंट। जैसे हमारे घुटनों में ज्वाइंट होता है, हमारे क्या कहते हैं कलाइयों में ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। कार्टिलेज, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नोज, थ्रोट और ईयर्स, जहां पे आप ऐसे गला अपना घुमा लेते हो, इधर से इधर कर लेते हो, कान को ऐंठ लेते हो, तो इन सबको, ये सब किससे बने होते हैं, ये सब कार्टिलेज से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कार्टिलेज क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ओके। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सेमी रिजिड होता है। सेमी रिजिड मतलब पूरी तरीके से रिजिड नहीं होगा, और फ्लेक्सिबल भी होगा। इट इज फाउंड इन द जॉइंट्स, ये जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं। हाँ, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जॉइंट्स में भी पाए जाते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, नोज, थ्रोट, हाँ ठीक है। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जॉइंट्स में पाए जाते हैं, नोज, थ्रोट और ईयर्स में पाए जाते हैं। टेंडन, तो देखो टेंडन जो होता है, अगर बोन टू बोन को जोड़ना है, देखो बोन टू बोन को जोड़ना है तो लिगामेंट, बोन टू बोन जोड़ने के लिए क्या होता है, लिगामेंट होता है। और क्या कहते हैं कि बोन टू मसल जोड़ने के लिए क्या होता है,
बोन टू मसल जोड़ने के लिए क्या होता है? टेंडन। क्या? बोन टू मसल को जोड़ने के लिए क्या होता है? टेंडन। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या मैंने बताया फिर से सुन लीजिए। अगर बोन से बोन को जोड़ना है, मान लीजिए कि किसी की हड्डियां टूट गई हैं, तो उनको जोड़ना है तो किससे जुड़ेंगे वो? लिगामेंट से। ये फाइब्रस कॉर्ड्स होते हैं। लिगामेंट क्या होता है? फाइब्रस कॉर्ड्स होते हैं, जो एक दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, कहाँ पे? जॉइंट्स। दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। लिगामेंट कैसा होता है? फाइब्रस होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं? टेंडन क्या होता है? टेंडन स्ट्रॉन्ग पीस होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ टिश्यू। और ये क्या होता है? मसल टू बोन को जोड़ता है। ठीक है, मटल मसल टू बोन को कौन जोड़ेगा? टेंडन। लेकिन वहीं पे लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन को जोड़ता है। याद किए रहना, बोन टू बोन, ऐसे याद किए रहना, बोन टू बोन लिगामेंट, बस इतना ही। ओके, और बोन टू मसल, टेंडन। और क्या कहते हैं कि ये फाइब्रस होता है। लिगामेंट कैसा होता है? फाइब्रस होता है। अब अगला आता है स्केलेटल सिस्टम बना किससे होता है। अब देखो स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी। अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए यही फिर से आ गए। हाँ, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होगा? स्केलेटल सिस्टम में बोन होगा, कार्टिलेज होगा, टेंडन्स होंगे। तब देखो बोन क्या होता है? बोन एक रिजिड पार्ट होता है। हाँ, बोन जो होता है वो रिजिड पार्ट होता है स्केलेटन का। ठीक है, इन बॉडी बोन्स हैव वेराइटी ऑफ शेप्स। अब देखो बोन का अपना अपना साइज होगा, अपना अपना शेप होगा, सबकी अलग अलग बॉडी पार्ट्स। अब कार्टिलेज, कार्टिलेज जो होता है फ्लेक्सिबल होते हैं बोन्स। और ये क्या होते हैं? सेमी रिजिड होते हैं। ये क्या होते हैं? कार्टिलेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेमी रिजिड। ना तो एकदम से लिक्विड से होंगे, ना तो एकदम से क्या कहते हैं कि हार्ड होंगे। इट इज फाउंड प्लेंटी इन द एम्ब्रियो। हाँ, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा छोटा सा रहता है उसके अंदर होता है। एंड फीटस। इट इन एडल्ट्स द सरफेस ऑफ द बोन्स। हाँ, जहाँ पे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वहां पे कार्टिलेज। एडल्ट्स में कहाँ पे होते हैं? अब देखो एडल्ट कह रहे हैं कि प्लेंटी ऑफ द एम्ब्रियो में पूरा पूरा होगा। फीटस मतलब एम्ब्रियो और फीटस जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है, पेट के अंदर जो बच्चे होते हैं। एडल्ट्स में क्या होता है कि ये उन्हीं जगह पे पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, नोज, एक्सटर्नल, हाँ, एक ईयर्स और ट्रैकिया, मतलब जहां जहां पे बॉडी पार्ट्स मुड़ सकते हो, जहां जहां पे मूवमेंट के लिए हैं, हो सकते हो, तो उन्हें वहां पे क्या पाया जाता है? कार्टिलेज भी पाया जाता है। टेंडन्स और लिगामेंट्स अभी मैंने बताया था। बोन से बोन को आपको कनेक्ट करना है तो आपको क्या कहते हैं? लिगामेंट यूज करना पड़ेगा। लिगामेंट फाइब्रस होता है, और टेंडन जो होता है वो सॉलिड होता है। हाँ, टेंडन जो होता है वो सॉलिड होता है। और वो क्या कहते हैं, अच्छा ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू है। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन भी, सॉरी, लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन किसको जोड़ता है? मसल टू बोन। टेंडन किसको जोड़ता है? मसल टू बोन। बस इतना सा बात याद है, ध्यान। ओके, अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स बताया हुआ है, ये देखिए। हाँ, स्कल। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो ये ज्वाइंट्स, ऐसे ऐसे देख लीजिए ज्वाइंट्स। तो ये सब, ये पेल्विस रीजन मैंने बता रहा था, पेल्विस रीजन यहाँ पे। और क्या कहते हैं कि ये होते हैं फीमर। हाँ, तो इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, एक एक के बारे में। ठीक है, तब ये आगे। अब अगला, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब बोन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। बोन्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरी। ऑन द बेसिस ऑफ बोन टिश्यू, बोन टिश्यू के बेसिस पे हमने बांट दिए। हाँ, बोन टिश्यू के बेसिस पे हमने बांटा तो दो प्रकार के बोन्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बोन टिश्यू दो प्रकार के बोन होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, एक होता है स्पॉन्जी बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या कहते हैं, भरा हुआ होगा। हाँ, डेंस। डेंस मतलब क्या होता है? घना। हाँ, एंड स्मूथ, लेकिन ये क्या होता है? डेंस तो होगा लेकिन स्मूथ होगा। स्मूथ मतलब क्या कहते हैं कि एकदम प्यारा सा, सिंपल सा, प्लेन। एंड स्मॉल एंड होमोजीनियस, यानी कि जो कॉम्पैक्ट बोन होता है वो डेंस है, स्मूथ है, स्मॉल है, होमोजीनियस है। ठीक है, इतना बात समझ में आई? और यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन में, और स्पॉन्जी बोन में क्या है? ये कंपाउंड ऑफ निडल लाइक, ये क्या कहते हैं कि पीसेस ऑफ बोन्स। हाँ, हाँ, निडल लाइक पीसेस ऑफ बोन, क्या कहते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होंगे। तो ऐसे समझ लो बस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज के बेसिस पे कहते हैं। हाँ, टिश्यू के बेसिस पे दो हमने पढ़ लिए, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन में क्या कहते हैं कि ऐसे याद कर लो कि क्या कहते हैं कि निडल लाइक पीसेस होते हैं, निडल लाइक पीसेस होते हैं बोन्स के। ठीक है, और क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बीच पे लॉन्ग बोन्स भी होती है, शॉर्ट बोन्स भी होती है, फ्लैट बोन्स भी होती है, और इरेगुलर बोन्स भी। हाँ, और एक सिस्मोइड बोन भी होता है। एक होता है सिस्मोइड बोन, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। टोटल क्या कहते हैं कि यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 4 ही दिए हुए हैं, तो हम 4 पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कहाँ पे होंगे? ये हार्ड होंगे, डेंस बोन्स होंगी। हाँ, और ये कहते हैं कि
प्रोवाइड स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब होता है चलाना। हाँ, तो जैसे क्या कहते हैं कि हमारे हाथ पैर में जो हड्डियां होती हैं ये लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल होती है। इसमें लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ये है देखो। लॉन्ग बोन्स में ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फीमर, FEMUR लिखा था, ठीक है, फीमर। और यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि ये लिखा होगा, क्या कहते हैं ये ह्यूमरस, फीमर और ह्यूमरस, ये हाथ की जो हड्डियां हैं, तो इन्हें बोला जाता है लॉन्ग बोन्स, ठीक है। ये लॉन्ग बोन्स क्या करते हैं, हमें मूवमेंट में, चलने में भी सहायता करती है, चलने में भी सहायता करती है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, और क्या कहते हैं कि मोबिलिटी मतलब चलने में सहायता करती है। लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रख लो, ये हार्ड और डेंस, जो लॉन्ग बोन्स जो होती है वो हार्ड और डेंस। ओके, ईच लॉन्ग बोन इज कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल शाफ्ट, हाँ सेंट्रल शाफ्ट एंड टू नो बेंड्स। अब देखो यहाँ पे जैसे कि कहते हैं कि ये और ये, तो ये सारी चीजें, द लॉन्ग बोन इज कवर्ड विद फाइबर सीट एक्सेप्ट वेयर इट जॉइंट्स, यानी कि इसके ऊपर फाइबर सीट्स होंगी, बस केवल कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स को छोड़ दिया जाए, जॉइंट्स को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। वेयर द लॉन्ग बोन ज्वाइंट्स द अदर बोन इज कवर्ड विद अ थिन सीट ऑफ कार्टिलेज, यानी कि जहां पे दो पॉइंट्स ज्वाइन हो रही होंगी वहां पे थिन सीट कौन सी आ जाती है, वहां पे क्या कहते हैं फाइबर सीट ना आकर के क्या कहते हैं कैसी सीट आ जाती है, कार्टिलेज की सीट आ जाती है, ठीक है। लॉन्ग बोन्स आर फाउंड इन अपर एंड लोअर आर्म, जैसे मैंने बताया था अपर आर्म लोअर आर्म, अब हम हमारे हाथों की बात कर रहे हैं, आर्म का मतलब हाथ, देखो ह्यूमरस, रेडियस एंड उल्ना। अब यहाँ पे देखते हैं ह्यूमरस, देखो यहाँ पे था, एक मिनट वो डायग्राम कहाँ चला गया? ये अभी यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, लॉन्ग ये वाला जो पार्ट था इतना, ये इतना ब्लू कर दिया, इसका नाम है ह्यूमरस। यहाँ पे देखो ये उल्ना, इसका नाम क्या है, उल्ना, ये देखो उल्ना लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि इसी को क्या बोलते हैं, रेडिसस। यानी कि हमारे हाथों में क्या कहते हैं कि अपर आर्म लोअर आर्म दो पार्ट हैं, तो दोनों ही पार्ट में ये लॉन्ग बोन्स, जिससे किससे लॉन्ग बोन्स हमारे आर्म के जो क्या कहते हैं कि पेपर हमें कभी कभी पूछ लेता है कि ह्यूमरस, रेडियस और उल्ना ये किसके पार्ट है, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये लार्ज बोन्स हैं। लार्ज बोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, अपर एंड लोअर आर्म, आर्म का मतलब यहाँ पे हाथों की बात है, ओके। एंड थाई, थाई और लेग में कौन कौन से होंगे, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। हाँ, थाई पैर में कौन कौन से होंगे, पैर में कौन कौन से भी होंगे, देखो यहाँ पे उल्ना रेडियस, ये देखो उल्ना रेडियस के बारे में बताया। फीमर, फीमर मतलब ये पैरों में होंगे, ओके, फीमर वाला जो हड्डियां जो होती है वो पैरों में होंगी, ओके। सम बोन्स इन फिंगर्स एंड टोज आर आल्सो क्लासिफाइड एज लॉन्ग बोन्स, कभी कभी फिंगर्स में भी होते हैं जो कुछ बोन्स की, हाँ, इवन दो हैव शॉर्ट इन लेंथ, दिस इज ड्यू टू द शेप ऑफ द बोन्स नॉट देयर साइज। तो देखो क्या होता है कि बोन्स कभी कभी, फिंगर्स के बोन्स को भी क्या कहते हैं कि लॉन्ग बोन्स बोल दिया जाता है, क्योंकि उनके शेप के कारण, उनके शेप के कारण, ओके। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट बोन्स की, मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको समझ में आ गए हैं। लॉन्ग बोन्स कंटेन बोथ येलो बोन मैरो, यहाँ पे ध्यान रख लो, लॉन्ग बोन में दोनों होता है, येलो बोन मैरो भी होगा, रेड बोन मैरो भी। पेपर में पूछा जाता है कि कहते हैं कि, हाँ, ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, तो रेड रेड येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, बोन मैरो। तो कौन कौन से बोन मैरो होते हैं, दो प्रकार के बोन मैरो होते हैं, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो, ये सब कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, ये मतलब कि ये कब कहाँ होते हैं, किसमें होते हैं, यंग येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो ये सब कहाँ पे होते हैं, लॉन्ग बोन्स में होते हैं, ओके। तो इतनी बातें हमें पता चल चुकी। और ये उल्ना रेडियस हाथ का एग्जांपल बताया हुआ है, और क्या कहते हैं कि ये मैंने बताया था लोअर आर्म, ये लोअर आर्म का एग्जांपल होता है, ठीक है। ए में भी पेन नहीं चल रहा, हाँ, लोअर आर्म्स का कौन सा एग्जांपल होता है, हाँ, उल्ना रेडियस। और क्या कहते हैं कि अपर आर्म का एग्जांपल कौन सा होता है, अपर आर्म का एग्जांपल कौन सा होता है, फीमर होता है, ओके। तो यहाँ तक आपको बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कहते हैं कि देखते हैं शॉर्ट बोन्स।
अब देखते हैं शॉर्ट बोन्स क्या होते हैं। हाँ, अब शॉर्ट बोन्स के बारे में देखते हैं। शॉर्ट बोन्स आर अबाउट एज लॉन्ग एज दे आर वाइड, यानी कि ये उतने ही लॉन्ग होते हैं जितने ही वाइड। शॉर्ट बोन्स उतने ही लॉन्ग होते हैं जितने वो वाइड होते हैं। देखो जैसे इसमें देखो इसकी लेंथ भी उतनी ही है और उसका ना वाइड भी है, तो इसलिए इसको अब क्या कहते हैं कि जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि लॉन्ग ज्यादा होते हैं लेकिन वाइड कम होते हैं। इनफैक्ट दे आर इन क्यूब शेप, ये क्या होते हैं क्यूब शेप में होते हैं। अ शॉर्ट बोन इज कंपोज ऑफ सेंट्रल स्पॉन्जी बोन, यहाँ पे क्या होता है बीच में स्पॉन्जी बोन होता है, कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। इसमें देखो याद करो तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया था स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू। ठीक है। द मोशन ऑफ शॉर्ट बोन्स इज लिमिटेड, यानी कि जो देखो शॉर्ट बोन का मोशन जो होता है वो कम होता है, शॉर्ट बोन का मोशन जो होता है वो कम होता है। दे ग्लाइड ऑन अदर, ग्लाइड मतलब होता है, ग्लाइड मतलब होता है फिसलना, वो मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड होते हैं, फिसलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि वो मोशन में नहीं रहते हैं। ठीक है। द कार्पल्स इन द रिस्ट, रिस्ट हमारी कलाइयों में जो क्या कहते हैं कार्पल्स होते हैं, एंड टर्सल इन द एंकल्स, एंकल्स मतलब घुटनों में, घुटनों में भी क्या कहते हैं कि देखो हम पैर को भी थोड़ा सा मोड़ मोड़ लेते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं कि ये एग्जांपल्स होते हैं शॉर्ट बोन्स के। जैसे ये कैपिटल कार्पल बोन, ये कलाई का एग्जांपल लिया हुआ है। हाँ, तो ये घुटनों का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ये सारी चीजें हमें पता होती है। अगला आता है फ्लैट बोन, तीसरा जो बोन है वो क्या आता है फ्लैट। फ्लैट बोन्स आर थिन एंड फ्लैट, फ्लैट बोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं थिन होते हैं, पतले भी होंगे और क्या कहते हैं फ्लैट भी होंगे। दे आर कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल लेयर ऑफ स्पॉन्जी, इनमें बीच में क्या होता है स्पॉन्जी होते हैं। आउटर लेयर इनका जो, हाँ, क्या कहते हैं कि फ्लैट बोन्स में जो सेंट्रल रीजन होता है वो कैसा होता है स्पॉन्जी होता है, और आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है कॉम्पैक्ट। ओके। तो अब हमें पता है कॉम्पैक्ट बोन कौन सा होता है, स्पॉन्जी कौन सा होता है। आगे, दे फॉर्म they form the cage, they form bony cage and help in the protection of the soft and internal organs। तो ये क्या होते हैं कि हमारे क्या कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने में सहायता, क्या कहते हैं कि जो फ्लैट बोन्स होते हैं वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने में सहायता करते हैं। ओके। द फ्लैट बोन्स आर फाउंड इन, देखो क्रैनियल बोन्स, रिब्स, हाँ, स्ट्रेनम, स्कैपुला, हिप बोन। तो ये सब क्या होता है कि जैसे इसमें देखो रिब्स आपको बाकी समझ में आ रहे हैं ना या आ रहे हो। रिब्स हमें पता है कि रिब्स हमारे क्या कहते हैं हार्ट और लंग्स के प्रोटेक्शन करता है, तो ये सारी चीजें होती है। हाँ ठीक है, ऐसे स्कैपुला ऐसे स्ट्रेनम, ये सब क्या करते हैं कि हमारे इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। फिर अगला आता है इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन कौन से होते हैं, जिनका कोई शेप ज्यादा फिक्स नहीं होगा। ठीक है। अब देखो इरेगुलर बोन की बात करते हैं। इरेगुलर बोन्स, irregular bones vary in shape and structure, therefore they do not fit into any other category। ना तो वो फ्लैट, इनका कोई शेप और स्ट्रक्चर एकदम अलग है, दैट्स व्हाई ना तो वो फ्लैट में आ पाए, ना तो शॉर्ट में आ पाए, ना तो लॉन्ग में आ पाए। दे ऑफन हैव फेयरली कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा उलझा हुआ शेप रहता है, विच हेल्प्स प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। हाँ लेकिन ये जो ये कॉम्प्लेक्स शेप होता है वो क्या कहते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कहते हैं बचाने में सहायता करता है। जैसे ये वर्टिब्रेट, हाँ, vertebrae, irregular bones of the vertebral column protect spinal cord, spinal cord मतलब कि कहते हैं कि ये लाइन होंगी तो इनको प्रोटेक्ट करने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं पे जैसे यहाँ पे या यहाँ पे, तो इन सब जगह पे क्या कहते हैं कि ऐसे ही क्या कहते हैं कि ये रहते हैं इरेगुलर बोन, जो हमारे क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन करते हैं। हाँ ठीक है। सम बोन्स ऑफ इसको स्कल, स्कल में भी क्या होता है, स्कल में भी हमारे क्या कहते हैं कि इरेगुलर बोन्स होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन करते हैं। ओके, इतना बात समझ में आ गया। तो अब ये आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको फिल करना है और कौन से बॉडी पार्ट्स में होते हैं। ठीक है। शॉर्टेस्ट बोन, आप देखो यहाँ पे पेपर में पूछा जाता है शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो शॉर्टेस्ट बोन जो है वो क्या कहते हैं कि स्टेप्स, ये कहाँ पे पाया जाता है मिडल ईयर में पाया जाता है। हाँ, तो स्टेप्स जो होता है वो शॉर्टेन बोन में, शॉर्टेस्ट बोन क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडी में कौन सा है स्टेप्स। ठीक है, याद रहेगा स्टेप्स जो होता है वो शॉर्टेस्ट बोन है, वो कहाँ पे पाया जाता है। अब अगला आता है जॉइंट्स। जब अब हमने बोन्स के बारे में पढ़ लिया जॉइंट, अब जॉइंट क्या होता है जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ करके आए थे, अ जॉइंट इज और आर्टिकुलेशन, हाँ, ये आर्टिकुलर सरफेस इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर पॉइंट्स मीट, और ये क्या कहते हैं कि मीट करते हैं, और क्या कहते हैं क्या क्या मीट करते हैं पॉइंट्स मीट, दो बोन्स मीट करते हैं मसल्स, और ये कहते हैं कि मसल्स एक्ट ऑन देम
और टू कॉज ए मूवमेंट, और वहां पे क्या कहते हैं, मसल्स काम करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होना शुरू होता है। अ जॉइंट इज यूजुअली कंसीडर्ड मूवेबल, जॉइंट क्या होता है, वो मूवेबल होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस। ऑल केसेस में क्या कहते हैं कि जॉइंट मूवेबल नहीं है, ठीक है। मतलब जॉइंट वैसे तो मूवेबल होता है, लेकिन ऑल केसेस में ऐसा होगा क्या, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं कि कंप्लीटली इमूवेबल, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब अब ये सब लोकेट करना है, ये सब तो अपना ये करते रहना अपना। यहाँ पे अब जॉइंट्स के टाइप्स की बात कर लेते हैं। जॉइंट्स के टाइप्स को हमने फंक्शनल के बेसिस पे तीन पार्ट में बांटा। फंक्शनल के बेसिस पे तीन पार्ट में बांटा। एक होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, एक होता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। क्या फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे जॉइंट्स को हमने क्या कहते हैं कि तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाँ, एक का नाम है इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस यानी कि जिनमें क्या कहते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि स्लाइटली मूवेबल जो होते हैं उन्हें एमपी आर्थ्रोसिस। हाँ, और क्या कहते हैं कि एमपी मतलब होता है कि कम, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं। और एक होता है डाई आर्थ्रोसिस जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो तीन प्रकार के जॉइंट्स हो गए, जो मूव कर सकते होंगे, जो नहीं मूव कर सकते होंगे, और क्या कहते हैं कि जो स्लाइटली मूव कर सकते हैं। द फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर मेजरली फाउंड इन लिम्स। जो फ्रीली मूवेबल, जैसे हम अपने हाथ पैर को घुमा लेते हैं तो वहां पे क्या मिलते हैं, फ्रीली मूवेबल होंगे। एंड वेयर द मूवमेंट एंड मोबिलिटी आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो हमें क्या होता है, हाथ पैर को चलाना जरूरी रहता है, हम हमेशा चलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। इमूवेबल इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स आर मोस्टली इन फिक्स्ड एक्सियल स्केलेटन। जहां पे एक्सियल स्केलेटन में होगा, जहां पे क्या कहते हैं कि हमें इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना होगा, जैसे स्कल। हाँ, स्कल में क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये देखो, ये यहाँ का मार्क कर दिया, और यहाँ पे देखो क्या लिखा होगा, सिंक्रोडोसिस, सॉरी, सिन कॉन हाँ, सिनकॉन्ड्रोसिस, ये क्या कहते हैं कि है। अब यहाँ पे ऐसे हम समझ सकते हैं कि कहीं पे प्रोटेक्शन के लिए यूज होगा, तो जिसका मूवेबल में नहीं यूज होगा, तो ये सारी चीजें थी। इन दिस स्ट्रक्चरल क्लास, हाँ, इन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। आप देखो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ। ये है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, फाइब्रस होंगी, कार्टी कार्टिलेजियस होंगी, और क्या कहते हैं कि सिनवाइबल होंगे। अब देखो क्या होता है यहाँ पर भी, जो फाइब्रस होंगे वो इमूवेबल होंगे, जो फाइबर से बने होंगे वो इमूवेबल होंगे। और जो क्या कहते हैं कि जो कार्टिलेजियस होंगे, हमें जैसे पता है कार्टिलेज, जैसे हमारे कान की हड्डियां थोड़ी थोड़ी मुड़ जाती हैं, तो वैसे ये मूवेबल होंगे। और क्या कहते हैं कि सिन साइनोवियल जो होंगे, साइनोवियल वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि मूवमेंट उनका फ्रीली मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से ये हमने स्ट्रक्चरल के भी पढ़ लिए। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर, इन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मेनली देयर आर फाइब्रस, जैसा कि मैंने बताया था, फाइब्रस ये क्या कहते हैं कि नहीं मूव करने वाले होंगे, कार्टिलेज स्लाइटली मूवमेंट करने वाले होंगे, साइनोवियल साइनोवियल वाले क्या कहते हैं कि ये जो फ्रीली मूव करने वाले, ये, हाँ, फाइब्रस जो होंगे नहीं मूव करने वाले होंगे, कार्टिलेजियस थोड़ा स्लाइटली मूव करने होंगे, साइनोवियल जो होंगे वो पूरी तरीके से मूव करने वाले। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर फाइब्रस टिश्यू वो किससे बने हुए हैं, फाइब्रस टिश्यू से बने हुए हैं, या कार्टिलेज से बने हुए हैं, या किसी कैविटी से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक फाइब्रस जॉइंट्स आर जनरली इमूवेबल। जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमूवेबल होंगे। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो फ्रीली मूवेबल होते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं वो दोनों से बने होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल दोनों से बने। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब आगे देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में। देखिए इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट बोन्स आर यूनाइटेड टुगेदर बाई फाइब्रस टिश्यू। इसमें क्या होता है, जो फाइब्रस वाले में होंगे ये किससे, फाइब्रस टिश्यू से जुड़े होंगे। जब फाइब्रस से जुड़ी टिश्यू से जुड़े होंगे, यानी कि कहते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट मूवमेंट नहीं होगा। क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब क्या कहते हैं कि इनको भी फाइब्रस टिश्यू को भी तीन प्रकार में डिवाइड, फाइब्रस टिश्यू को भी तीन प्रकार में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से, स्यूटूरस, हाँ, स्यूटूरस, और क्या कहते हैं कि सिंडेस्मोसिस, हाँ, सिंडेस्मोसिस, और क्या कहते हैं कि गोम्फोसिस। तो देखो स्यूटरस कौन से होते हैं, ये देखो फाइब्रस जॉइंट्स को भी हमने तीन टाइप्स में बांटा है, स्यूटरस,
सिंटो हाँ सिंडेमोसिस, और क्या कहते हैं कि गोम गोम्पोसिस। सुट्रस, a suturus is a type of fibrous joint forming a tight union between bones that prevents any movement between them। यानी क्या होता है कि हाँ, ये ऐसा फाइब्रस होता है जो टाइट यूनियन होता है किसमें, बोन्स के बीच में, और इनको कोई भी मूवमेंट करने नहीं देता। Suturer are only found between the bones of the skull and cranium। कहाँ पे ये पाए जाते हैं, स्कल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, स्कल में। The skull bones of a fetus are unfused, but after the birth bones slowly begin to fuse the become fixed। देखो जो बच्चा होगा, जो छोटा मतलब जो अभी अनबॉर्न बेबी होगा, उस मतलब कि जो पैदा नहीं हुआ होगा, उसमें क्या होता है, ये जो स्कल बोन्स होते हैं वो जुड़े नहीं होते, अनफ्यूज्ड होते हैं, मतलब कि कहते फ्यूज्ड नहीं होते, जुड़े नहीं होते। लेकिन जब वो पैदा हो जाता है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। अब अगला आता है स्यूट्रस के बाद में, क्या कहते हैं कि हमने बताया था सिंडेस्मोस। सिंडेस्मोस जो होते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे ये बना हुआ है चेहरा, यहाँ पे ये कैसे बता रहा है कि यहाँ पे ये जुड़ना था। हाँ, स्यूट्रल लाइन यहीं पे उसको जुड़ना था, ठीक है। फिर अगला आता है सिंडेस्मोस। सिंडेस्मोस, सिंडेस्मोस इज फाइब्रस ज्वाइंट, ये भी फाइब्रस ज्वाइंट है। विच बोन्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। यहाँ पे बोन्स थोड़ा सा सेपरेटेड होते हैं, जैसे ये एग्जांपल, ये सिंडेस्मोस का एग्जांपल है जो हाथ में होता है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि कहते हैं कि बोन्स में थोड़ा सा सेपरेशन होता है, यहाँ पे बोन्स में सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि सोट्रस में बोन्स में सेपरेशन नहीं होगा। और क्या कहते हैं कि ये किससे जुड़े होते हैं, अब ये देखो मैंने बताया ये बोन ही है, जब बोन ही है तो जब बोन से बोन जोड़ना होता है तो किससे जुड़े होते हैं, लिगामेंट से जुड़े होते हैं। फाइब्रस मेम्ब्रेन containing maximum distal part of radius and ulna। जो रेडियस और उल्ना के बीच का जो गैप होता है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट, वो किससे बने होते हैं, सिंडेस्मोस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, सिंडेस्मोस से बने होते हैं, ओके। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, रिस्ट में पाए जाते हैं, एंकल में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखो। फिर अगला आता है गोम्फोसिस। हाँ, गोम्फोसिस मोस्टली, हाँ गोम्फोसिस कहाँ पे पाया जाता है, मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पिगमेंटेड, हाँ, into the socket and held by ligament। यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखो ये है सॉकेट, सॉकेट के थ्रू इसको क्या कहते हैं कि जोड़ करके रखता है, तो इसको बोलते हैं गोम्पासिस। बस इतना याद कर लो। ये टूथ और सॉकेट, दांत वात के बीच में, ये दांत की बात कर रहा है। जो दांत, ये देखो ये दांत है, ठीक है, ये दांत है। अब इस दांत के बारे में क्या कहते हैं कि इस दांत के बारे में बताया जा रहा है कि दांत कैसे जुड़ा होता है, किससे सहायता, दांत जो अपने अंदर धसा होता है वो किसकी सहायता से होता है, हाँ वो होता है गोम्पोसिस की सहायता से, ओके। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। फिर अगला आता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, फाइब्रस के बाद में क्या आ जाता है, कार्टिलेज जॉइंट्स। कार्टिलेज जॉइंट्स जो होते हैं वो स्लाइटली मूवमेंट देंगे, पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं देते। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि स्टेरम, स्टेरम ये होता है, ये जो स्लाइटली मूवमेंट देता है स्टेरम, ठीक है। ये यहाँ पे देखो स्टेरम के पास में, स्टेरम के पास में क्या कहते हैं कि ये देखो, ये जो जहां जहां पे ये कलर चेंजेस हैं, इन सब जगह पे क्या कहते हैं कि ये जितना भी ये कलर चेंजेस है, ये सब क्या होता है, किससे बने होते हैं, कार्टिलेज जॉइंट से, ताकि इनका मूवमेंट्स हो सके। किससे बने होते हैं, कार्टिलेज जॉइंट से। देखो ये क्या कहते हैं कि वर्टिब्रल डिस्क, एक वर्टिब्रल बॉडी ये है, एक वर्टिब्रल बॉडी ये है। बीच में ये जो डिस्क है, बीच में ये जो डिस्क है वो भी किससे बना होता है, कार्टिलेज जॉइंट से। क्यों, ताकि मूवमेंट को प्रोवाइड कर सके। और ये स्लाइटली मूवमेंट देगा, कितना स्लाइटली मूवमेंट देगा, पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं देगा, फ्रीली मूवमेंट नहीं देगा, ओके। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगला आता है सिन साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो जो पूरी तरीके से मूवमेंट देंगे, सो साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से मूवमेंट देंगे। हाँ, अब क्या कहते हैं, दीज आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। दीज जॉइंट कंटेन साइनोवियल फ्लूइड। इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, जैसे इसके अंदर ये क्या होता है, ये फ्लूइड होगा, ओके। एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन लिम्स। ये कहाँ पे पाया जाता है, लिम्स। लिम्स का मतलब हाथ और पैर दोनों के हैं, हाँ ठीक है, हाथ और पैर दोनों ही लिम्स कहलाते हैं। ऑल साइनोवियल जॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ फोर। अब इसमें चार फीचर्स होते हैं, एक होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, एक होता है आर्टिकुलर कैप्सूल, और एक होता है ज्वाइंट कैविटी, एंड क्या कहते हैं कि रीइंफोर्सिंग लिगामेंट। तो इनमें ये चार चीजें होंगी, ठीक है, चाहे वो कोई भी साइनोवियल ज्वाइंट होगी, इनमें ये चार चीजें होंगी ही होंगी, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात में समझ में आ गई। अब क्या कहते हैं कि जो
साइनोवियल ज्वाइंट है, ठीक है। साइनोवियल ज्वाइंट होता है जिसको मूवेबल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है, ये जो मूवेबल ज्वाइंट था, अब ये क्या कहते हैं कि इसमें बॉल एंड सॉकेट भी होता है, हिंज ज्वाइंट भी होता है, पाइवट ज्वाइंट भी होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट भी होता है, सैडल ज्वाइंट भी होता है, और कॉन्डिलियोइड ज्वाइंट भी होता है। अब देखते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स कौन से होते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स में क्या होता है कि आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग पर्सन। आर्टिकुलेटिंग मतलब होता है जोड़ने वाला फंक्शन, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग फंक्शन। अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि इनको कैसे, बॉल एंड सॉकेट, जहाँ पे क्या कहते हैं बॉल होगा और सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट मतलब जब कहीं दौड़ते रहते हैं, ये देखो ये पैरों की बात कर रहा है, पैर में देखो यहाँ पे क्या होता है, पैरों में बॉल होगा, और ये क्या कहते हैं कि एक प्रकार से सॉकेट, तो यानी कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट इज ए टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसका एग्जांपल होता है, साइनोवियल ज्वाइंट होता है। इट इज द form when the ball shaped head is of one bone is fits into the cup like socket। देखो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे देखो ये बॉल जो है वो एक क्या कहते हैं कप में क्या कहते हैं कि फिक्स, ये बॉल जो है एक कप लाइक सॉकेट में क्या कहते हैं फिक्स है, तो इसी को बोलते हैं बॉल सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जांपल। किसके एग्जांपल है, साइनोवियल ज्वाइंट के एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे हिप पॉइंट पे भी होता है, शोल्डर ज्वाइंट पे भी होता है, शोल्डर के पास में भी होता है ये सारी चीजें, ठीक है। शोल्डर के ऊपर भी होता है। दिस ज्वाइंट अलाउज मूवमेंट लाइक एन ओवरहेड प्लेयर एंड बैडमिंटन, जैसे अगर कहते हैं बॉलिंग करते हैं हाथ घुमा देते हैं, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, बॉल सॉकेट ज्वाइंट की वजह से, ओके। फिर अगला आता है हिंज पॉइंट। हिंज का मतलब क्या होता है, देखो अब देखो हिंज पॉइंट कौन से होते हैं। हिंज पॉइंट द सिलेंड्रिकल एंड, यहाँ पे जैसे ये एंड हो गया जहाँ पे ये खत्म हो गया, द सिलेंड्रिकल एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द रफ शेप्ड सरफेस ऑफ अनदर बोन। देखो ये रफ शेप्ड सरफेस है, इस रफ शेप्ड सरफेस में ये जा करके जुड़ गया, ठीक है। तो इसी को बोल देंगे कि कहते हैं कि हिंज जॉइंट, ठीक है। एंगुलर मूवमेंट इज पॉसिबल, इसकी वजह से क्या होता है, एंगुलर मूवमेंट पॉसिबल होता है, लेकिन केवल एक प्लेन में, दूसरे साइड में। जैसे अब हम अपने हाथ की हड्डियों को आगे तो मोड़ सकते हैं, लेकिन क्या अपने हाथ को पीछे की ओर मोड़ सकते हैं क्या, नहीं। तो इसी को बोलते हैं हिंज जॉइंट, ओके। यहाँ तक बात समझ में। बिल्डिंग बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड क्वाड्रिसेप्स मसल्स जो होते हैं, ये सब की कहते हैं कि इसी में ही होता है, ठीक है। एल्बो, नी, ये सब किसके एग्जांपल होते हैं, हिंज जॉइंट, ओके। फिर अगला आता है पाइवट ज्वाइंट। जैसे पाइवट क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो रोटेटर, पाइवट मतलब होता है जहां पे हम रोटेट कर सकते हैं, जहां पे जैसे अब अपना गला हम इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर भी एक चेहरा घुमा दिया, यहाँ पर भी ऐसे घुमा दिया, इधर भी घुमा दिया, तो ये जो इधर इधर घुमाने का जो चक्कर है वो कहाँ पे होता है, पाइवट पॉइंट होता है। कहाँ पे होता है, पाइवट पॉइंट पे होता है, हाँ, जिसको पाइवट ज्वाइंट बोलते हैं। इट इज फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट दैट अलाउड ओनली रोटेटरी मूवमेंट अराउंड सिंगल एक्सिस। एक ही सिंगल एक्सिस के चारों तरफ ऐसे ऐसे हम घुमा सकते हैं, अब अपना सर ऐसे उल्टा नहीं कर सकते पीछे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना होगा। फिर अगला आता है प्लेन एंड ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग मतलब मैंने पहले ही बता रखा, फिसलना होता है। प्लेन एंड ग्लाइडिंग मतलब फिसलना। तो देखो क्या होता है कि जैसे अभी कभी हम अपने हाथ की हड्डियों को ऐसे क्या कहते हैं, जो कार्पसल्स होते हैं, कार्पल्स होते हैं, उनको हम ऐसे ऐसे फिसला सकते हैं। तो देखो ये क्या होता है, एक के ऊपर एक फिसल सकता है, जैसे ये देखो इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा है, ठीक है। प्लेन या ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अ ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग मतलब होता है फिसलना, ओके। ऑल्सो नोन एज अ प्लेन ज्वाइंट। इट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट दैट इज फाउंड बिटवीन बोन्स दैट मीट एट फ्लैट, यानी कि जो फ्लैट एरिया में जो आपस में मिल रहे होंगे उसके बीच में जो बन रहा होगा उसे क्या बोला जाता है, ग्लाइडिंग पॉइंट बोला जाता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला जाएगा, या क्या कहते हैं कि प्लेन ज्वाइंट बोला जाता है, ओके। फिर अगला आता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कौन से होते हैं, सैडल ज्वाइंट ऐसे होते हैं, हाँ, सैडल ज्वाइंट इन द सैडल जॉइंट द आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब जहां पे जुड़ने वाला surface, ठीक है। इट्स द शेप लाइक अ सैडल। सैडल मतलब क्या होता है कि जैसे कि कहते हैं कि हम यहाँ काठी जैसा, काठी मतलब जैसे ये घोड़े वोड़े के ऊपर के कहते हैं कि जब बैठते हैं तो ये ऐसे कुछ बना होता है, उसी को बोलते हैं काठी। तो ये ऐसे एक सैडल सा बना होता है, ठीक है। ये सैडल सा होगा, तो ये क्या कहते हैं अंगूठे के पास में होता है, ओके। अब इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, ये देखो ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये होता है, इसी को बोलते हैं सैडल, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़े होते हैं, जहां पे भी ये ऐसे जुड़े होंगे उसे बोला जाता है सैडल जॉइंट बोला जाता है। सैडल जॉइंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, अंगूठे के पास में हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे थंब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे थंब जॉइंट, ये जो थंब जॉइंट जो एग्जांपल होता है वो सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। थंब जॉइंट किसका एग्जांपल है, सैडल जॉइंट का एग्जांपल। फिर अगला आता है
अगला जो आता है वो क्या कहते हैं कि साइनोडियल जॉइंट। साइनोडियल जॉइंट कौन सा होता है? साइनो हाँ सॉरी, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट कौन से होते हैं? कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स आर द टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट वेयर द एग शेप्ड, हाँ, एग शेप्ड आर्टिकुलेट सर आर्टिकुलर सर्फेस मतलब जोड़ने वाला सर्फेस ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द ओवल कैविटी। देखो एग शेप्ड क्या होता है? किसी और कैविटी में जाकर के घुस जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये किसी और में जाकर के बैठ जा रहे हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है, क्या कहते हैं कि इन्हें क्या बोला गया? कॉन्डिलॉइड। ठीक है। दिस ज्वाइंट अलाउज द मूविंग बोन टू ट्रेवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जब एक साइड से दूसरी साइड में जाते हैं, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे होते रहते हैं, तो ये सब क्या कहते हैं कि मूव बोन मूवमेंट अकर्स ओनली अराउंड टू एक्सिस। इसमें क्या होता है? मूवमेंट दो एक्सिस में यूज होता है, उसके अलावा नहीं होगा। इसका जो एग्जांपल है वो क्या कहते हैं कि हाँ, दिस इज जॉइंट यूजफुल फॉर रिस्ट। जब हम अपने हाथों को इधर उधर करते रहते हैं, बास्केटबॉल, हाँ, अब बास्केटबॉल जो भी खेलता होगा उसको पता होगा, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग जब करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितने रिस्ट का कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। तो वहां पे जो जॉइंट काम आता है उसका नाम है कॉन्डिलोइड जॉइंट। ठीक है, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग के लिए कौन सा जॉइंट काम आता है? कॉन्डिलोइड जॉइंट। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। जॉइंट्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ तक अब आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनको भी कर लीजिएगा। फिर अगला आता है प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ द मसल्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।